Hello students, today's topic is Newton's law of motion. So let's start Newton's law of motion. So let's see. Newton's law of motion. Look, there are three laws of motion given by Newton. न्यूटन्स ने तीन गति के नियम दिए जिनको कि हम लोग लॉ ऑफ मैकेनिक्स भी कहते हैं. न्यूटन्स gave three law of motion which are also known as law of mechanics. First law is law of inertia. लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं. जड़त्व का नियम भी कहते हैं. इसके according to it, a body continue in its state of rest or uniform motion. According to it, a body continue in its state of rest or uniform motion unless not acted any external force on it. इसके अनुसार अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर रेस्ट पोजीशन में है या फिर कांस्टेंट मोशन से गति कर रही है, तो वो अपनी स्टेट में रहेगी. मतलब वो कंटिन्यू कांस्टेंट मोशन से गति करती रहेगी या फिर रेस्ट की पोजीशन में रहेगी. अनलेस नॉट एक्टेड एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट, जब तक कि हम इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाते हैं. ए बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस नॉट एक्टेड एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट. कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगी. अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए. It means the property of the body that cannot change its state or rest or uniform motion is called inertia. अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को नहीं चेंज कर रही है तो हम कहते हैं इनर्शिया. उसे हम इनर्शिया की स्टेट कहते हैं, यानी कि जड़त्व की अवस्था कहते हैं. F is equal to ma. F is equal to ma. हम लोगों ने कहा if F is equal to 0, so A is equal to 0. अगर A 0 है यानी कि त्वरण 0 है बच्चों, तो वेलोसिटी भी 0 होगी, या फिर कह दें कि कांस्टेंट होगी. समझ रहे हैं ना? 0 नहीं कहेंगे, कांस्टेंट ही कहेंगे. तो हम कहेंगे कि v हमारा कांस्टेंट है. इसे हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं. स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट विल कंटिन्यू इफ
देयर इज नो फोर्स एक्टेड। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है हमारा? सेकंड लॉ, लॉ ऑफ फोर्स। लॉ ऑफ फोर्स। लॉ ऑफ फोर्स इज स्टेट दैट rate of change of momentum is equal to force. Rate of change of momentum is equal to force. It means dp upon dt is equal to f. अब ये कैसे होगा ज़रा इसको समझ लेते हैं। p इज इक्वल टू एम वी होता है। p संवेग है, मोमेंटम है, इसकी जगह एम वी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, P की जगह एम वी लिख दिया। अब देखिए m कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो हम m को बाहर ले लेंगे। क्या लिखेंगे? dv अपॉन dt इज इक्वल टू f। अब देखिए dv अपॉन dt को हम लोग लिख सकते हैं a, ये एक्सेलरेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक्सेलरेशन। आ गया हमारे पास ma और ये फोर्स के इक्वल होता है। तो देखिए हमने कहाँ शुरू किया था? हमने शुरू किया था dp अपॉन dt से, और हमको लाना था f के बराबर, और वो हमने प्रूव कर दिया। समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स? ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, विच इज गिव बाय न्यूटन। चलिए करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको कि हम लोग लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, हिंदी में कहते हैं बच्चों इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हिंदी में कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि प्रत्येक क्रिया की बराबर मात्रा में किंतु विपरीत दिशा में उतनी ही प्रतिक्रिया भी होती है। अगर हम किसी बॉडी पर कुछ फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी भी हम पर उतनी ही मात्रा में उतना ही फोर्स लगाती है, परंतु विपरीत दिशा में। इसे ही हम लोग लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू इट, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू इट, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट action and reaction forces act on different bodies. It means that if one and two bodies are interact mutually, then मान लेते हैं हमारे पास कोई दो बॉडी हैं और वो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, तो देखिए हम इस तरीके से लिखेंगे F12 इज इक्वल टू माइनस F21। इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकंड, ये इक्वल होगा माइनस फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट। अब देखिए F इक्वल टू हम लोग जानते हैं ma होता है, a की जगह हम लोग dv अपॉन dt लिख सकते हैं। तो अब फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी, इसको हम लिख लेंगे m1 d1
dt इज इक्वल टू लिखेंगे m2 dv2 अपॉन dt। ये बच्चों एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, ये एक्सेलरेशन लिखा हुआ, टेकिंग मॉड ऑफ एक्सेलरेशन। मॉड ले लेंगे, मॉड का मतलब होता है कि हम उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, और मैग्नीट्यूड ऑलवेज इन पॉजिटिव, यानी हम लोग लिखेंगे इसको m1 a1 इज इक्वल टू m2 a2। बोर्ड को मैं रब कर रहा हूँ। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं m2 इज इक्वल टू m1 a1 अपॉन a2। आ रहा समझ में? दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। This is Newton's third law of motion. This is also called Newton third law define mass inequality मास अनइक्वली। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अगला टॉपिक अपना करते हैं। अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ द पार्टिकल। क्या टॉपिक है? रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ पार्टिकल, यानी कि कण की सीधी रेखा में गति। कण की सीधी रेखा में गति। अब हम मान लेते हैं, ये इसको हम कह देते हैं इफ ए पार्टिकल चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अगर कोई कण सीधी रेखा में टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उसकी गति को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, यानी कि सीधी रेखा में या सरल रेखा में गति कहते हैं। मान लेते हैं हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी u है एंड फाइनल वेलोसिटी v है। इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। इनिशियल टाइम जीरो है, फाइनल टाइम t है। इनिशियल टाइम 0 है और फाइनल टाइम t है। तो अब हम इसके लिए सॉल्व करेंगे और मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट है, जिसको कि हम लोग a से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है,
तो वी नो दैट A is equal to dv upon dt. So dv is equal to A dt. अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लगाएंगे u से v, इधर लिमिट लगाएंगे 0 से t। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना मिलेगा हमको। तो हमको मिल जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू 80। ये इक्वेशन हो जाएगी u प्लस 80। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर रेक्टिलिनियर मोशन। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर rectilinear motion of a particle. Okay student,